हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 10 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में है। विथ रेफरेंस टू द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इंट्रोड्यूस द 10% EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट अमेंड आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेटमेंट है, दिस न्यू अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव वीकर सेक्शन ए 10% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब ओनली। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3 एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे केवल गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये कोटा रहेगा, जैसे आईआईटी और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिजर्वेशन है वहाँ पे भी ये लागू होगा, केवल जॉब में ही नहीं, एजुकेशन में भी। और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 10% ईडब्ल्यूएस को स्पेशल कोटा दिया गया है इस अमेंडमेंट के तहत, और ये आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 दोनों में अमेंडमेंट लाती है। आर्टिकल 15 एंड 16 जो है सो फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, तो उसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो इसी राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 15 कहता है, ये प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 कहती है, लेकिन इसी आर्टिकल में एक्सेप्शन है, आर्टिकल 15(6). यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को कोटा दिया गया है 10% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 15 डील करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और आर्टिकल 16 डील करती है जॉब से रिलेटेड। तो इसमें भी 16 का सब क्लॉज 6 में अमेंडमेंट किया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब में, गवर्नमेंट जॉब। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को भी अमेंड किया गया है। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 10% रिजर्वेशन लाती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी में, अदर देन अदर देन बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये ईडब्ल्यूएस जो है से उनको मिलेगा जो ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो ये है ईडब्ल्यूएस। इनका एलिजिबिलिटी देख लीजिए, इनका फैमिली इनकम फीवर देन 8 लाख से कम होना चाहिए। नॉट बेनिफिशियरी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन का ये बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए। 100 स्क्वायर फीट और ए प्लॉट ऑफ 100 यार्ड, इतना से ज़मीन कम होना चाहिए। और रेसिडेंशियल प्लॉट मैंने घर बनाने वाला भी 200 यार्ड से कम होना चाहिए इन नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी एरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, IOR-ARC के बारे में है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इसका हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। दूसरा स्टेटमेंट, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश इसके मेंबर कंट्रीज है। तीसरा स्टेटमेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अलायंस। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है, इनकरेक्ट बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव।
यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका हेड क्वार्टर जो है इब्न मॉरिशस में है। ये जकार्ता इंडोनेशिया में नहीं है, ये मॉरिशस में है। और इनमें से पाकिस्तान इसका मेंबर कंट्री नहीं है और ना ही म्यांमार है। इंडिया एंड बांग्लादेश तो मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन ये दोनों मेंबर कंट्री नहीं है। और केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ही फोकस नहीं करती है, टोटल 6 एरिया पे फोकस करती है। ये देखिए, इसका प्रायोरिटी एरिया जो है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये 6 प्रायोरिटी एरियाज है और ये कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर हैं। और लेटेस्ट जो कंट्री है वो फ्रांस है, जो इस ग्रुप के साथ जुड़ा है। 2020 में ये फुल टाइम मेंबर बन गया है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, देखिए यहाँ पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये म्यांमार भी मेंबर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्रुप के बारे में। टोटल इस ग्रुप में 23 कंट्रीज हैं। इसका ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 मार्च 1997 में। ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द रीजन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। ये जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और इसका मीटिंग जो है तो हर साल होता है एनुअली फॉरेन मिनिस्टर का। फॉरेन मिनिस्टर मीट करते हैं हर साल इसके लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है IORA इस ग्रुप के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन पर्शियन गल्फ से है। ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो कंट्री है जो कि पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डू नॉट शेयर बाउंड्रीज विथ पर्शियन गल्फ? ईरान, इराक, पाकिस्तान, डी ऑप्शन कुवैत। इसका सही जवाब है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये देखिए, ये है पर्शियन गल्फ का मैप। यहाँ पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ईरान सही है, इराक भी सही है। यहाँ पे लगभग 58 किलोमीटर के आसपास इराक भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो देश है वो कुवैत है। इधर कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये है गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे, और ये है पर्शियन गल्फ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। और ये जो है ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार कंट्रीज से कौन सा वो इंडियन स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड डी ऑप्शन त्रिपुरा। इसका डी ऑप्शन सही है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इंडिया और म्यांमार के बीच में लगभग 1643 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। तो ये 3 राज्य और एक है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं इंडियन स्टेट, वो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अभी देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। अभी इंडिया का जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने बोला है कि हम पूरा जो 1643 किलोमीटर है इंडिया म्यांमार का बॉर्डर को, उसको फेंस करेंगे। तो इसलिए ये न्यूज में है। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये है नागालैंड, ये मणिपुर एंड ये मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। तो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया म्यांमार
जो अभी न्यूज में है उससे रिलेटेड। और अगर हम देखें तो एक इंडिया और म्यांमार के बीच में एग्रीमेंट है एफएमआर, फ्री मूवमेंट रिजीम। इसके तहत इंडिया एंड म्यांमार का जो बॉर्डर पे लोग हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि इंडिया में भी रहती है और म्यांमार में, तो उनको एक छूट दी गई है कि वो 16 किलोमीटर बिना वीजा के एक दूसरे के कंट्रीज में जा सकते हैं। तो अभी इसको भी स्क्रैप करने के लिए बोले हैं, ये भी खत्म कर दिया जाएगा, एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम। तो इसको भी स्क्रैप करने के लिए बोले हैं। जब बॉर्डर को फेंस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हम टैकल कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स को, जैसे कि टेररिज्म, इलीगल माइग्रेशन जो होते हैं बॉर्डर के थ्रू, स्मगलिंग्स होते हैं उसको भी रोकेंगे, या ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या एनिमल ट्रैफिकिंग जो होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फेंस करने के बाद। और ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, इसलिए ये मैनमेड बॉर्डर है, ये केवल एक हिमालय का एक्सटेंशन है। तो ये बहुत हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसलिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड की है कि इस पूरे बॉर्डर को हम फेंस करेंगे। तो इसलिए इंडिया म्यांमार अभी न्यूज में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो दच्ची ग्राम नेशनल पार्क के बारे में है। दच्ची ग्राम नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स और यूटीज? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा या लद्दाख? इसका सही ऑप्शन ए है, जम्मू एंड कश्मीर। ये दच्ची ग्राम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में है, और ये नेशनल पार्क 1981 में घोषित हुआ था। तो ये दच्ची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। दच्ची ग्राम में एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है हुंगुल, इसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। तो ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है आईयूसीएन के डाटा के अनुसार, और साइट्स के अनुसार अपेंडिक्स 1 में ही आता है। और अगर दच्चीग्राम नेशनल पार्क के बारे में हम बात करें तो इससे रिवर एक जाती है दागवान। ये रिवर है जो दच्चीग्राम नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। और ये दच्चीग्राम नेशनल पार्क जो है सो एशियाटिक ब्लैक बियर भी वर्ल्ड में, एशिया में लार्जेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दच्चीग्राम नेशनल पार्क के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन जो है डेविस कप के बारे में है कि डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी? इसका ऑप्शन ए सही है, टेनिस। और स्पेसिफिक देखें तो लॉन टेनिस। अभी ये डेविस कप क्यों न्यूज में है? क्योंकि लगभग 60 साल के बाद इंडियन मेन टीम जो है सो पाकिस्तान गई थी इस कप को खेलने, इस कप से रिलेटेड मैच को खेलने, और वहाँ पे इंडिया लगभग 4-0 से जीत गई है। तो इसलिए अभी इंडिया जो है इसे 60 साल के बाद पाकिस्तान गई थी इस कप के से रिलेटेड मैच को खेलने, तो इसलिए डेविस कप अभी न्यूज में है। तो ये लॉन टेनिस से रिलेटेड मैच है और मेन टीम टूर्नामेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेविस कप से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन शैल बी हिंदी इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इंग्लिश एज ए प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबव? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं है, ये देवनागरी का स्क्रिप्ट में है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये देवनागरी का स्क्रिप्ट में है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और वो है आर्टिकल 343(1) में।
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये आर्टिकल 343(1) में लिखा हुआ है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो आर्टिकल 348(1) सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसी का एक और है आर्टिकल 348(2) में कि गवर्नर ये प्रेसिडेंट से अनुमति ले सकते हैं कि किसी राज्य में हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज में भी प्रोसीडिंग हो। तो ये गवर्नर के पास पावर दिया गया है कि वो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के ऐसा अलाउ कर सकते हैं कि किसी हाई कोर्ट में वहाँ का लोकल लैंग्वेज या हिंदी में प्रोसीडिंग हो, लेकिन जजमेंट और फाइनल जो ऑर्डर होगा वो केवल इंग्लिश में ही आएगा। प्रोसीडिंग तो हिंदी में हो सकती है, लेकिन जजमेंट और ऑर्डर जो पास होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। तो ये कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।